Good morning, students. Welcome to all in my next lecture of power plant engineering. In this lecture, we will discuss the review of power plant cycles. वो cycles के बारे में हम discuss करेंगे इस lecture में जो power plant में use होती हैं. But थर्मोडायनेमिक साइकिल्स जो कि पावर प्लांट्स में यूज हो रही हैं, उनको डिस्कस करने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे जो थर्मोडायनेमिक साइकिल्स के एनालिसिस में यूज होने वाले हैं. तो स्टार्ट करते हैं आइडियल गैस इक्वेशन से. आइडियल गैस इक्वेशन दो फॉर्म में यूज की जाती है. वन फॉर्म इज PV is equals to NR bar T and the second form is PV is equals to MRT. दोनों इक्वेशन बिल्कुल सेम है और दोनों इक्वेशन कन्वर्टेबल भी है. कन्वर्टेबल मींस वन इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन में पहुंचा जा सकता है और इस इक्वेशन से इस इक्वेशन में भी वापस पहुंचा जा सकता है. तो दोनों इक्वेशन एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर हैं और दोनों इक्वेशन एक दूसरे में कन्वर्टेबल भी हैं. पहले इन दोनों इक्वेशंस को डिस्कस करते हैं और उसके बाद देखेंगे कि इन इक्वेशंस को कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है. नाउ फर्स्ट PV is equals to NR bar T. तो इस इक्वेशन में P is pressure, V is volume, small n is number of moles of the substance. Means जो गैस का सब्सटेंस हम ले रहे हैं एनालिसिस के लिए, कैलकुलेशन के लिए, उस गैस के कितने नंबर ऑफ मोल्स को हम यूज कर रहे हैं. R bar is यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. R बार क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है. यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट मींस जो इसकी वैल्यू है वो फिक्स है, यूनिवर्सली अप्लाइड है, हर एक गैस के लिए इसकी वैल्यू सेम रहेगी और वो वैल्यू होगी 8.314 जूल पर मोल केल्विन और किलो जूल पर किलो मोल केल्विन. तो ये इसकी वैल्यू है और ये इसकी यूनिट है, जूल पर मोल केल्विन और किलो जूल पर किलो मोल केल्विन. जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है उसके नाम में यूनिवर्सल इसलिए ऐड किया गया है बिकॉज दिस gas constant is universally applied to all gases. That is the fixed value 8.314 for all the gases. And T is the temperature of the gas. Now the second equation. In second equation, PV is same. PV is same as P is pressure, V is volume, T is temperature. Temperature is also the same. Now NR bar is replaced by MR. What is M and R? M is mass of the gas. तो इस इक्वेशन में जो हम कैलकुलेशन के लिए सब्सटेंस, ये जो भी कोई गैस हमने लिया उस गैस के नंबर ऑफ मोल्स को यूज कर रहे थे, तो इस इक्वेशन में हम मास को यूज करेंगे, उस इक्वेशन के मास को यूज करेंगे, उस गैस के मास को यूज करेंगे. और R क्या है यहाँ पे? N जो है वो रिप्लेस हो गया है M से, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स जो है वो रिप्लेस हो गए हैं मास से गैस के. और जो R बार है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, वो रिप्लेस हो गया है आपका R से, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट के साथ में. तो R बार क्या था? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू फिक्स थी, यूनिवर्सली अप्लाइड थी हर एक गैसेस के लिए. और R है कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट. कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट क्या होता है? ये एक ऐसा गैस कांस्टेंट होता है जो किसी एक पर्टिकुलर गैस की कैरेक्टरिस्टिक बताता है, यानी कि उसी गैस के लिए फिक्स होगा और दूसरी गैस के लिए उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो चूंकि अलग होंगी, इसलिए किसी अदर गैस के लिए इसकी जो वैल्यू है वो भी चेंज हो जाएगी. नाउ R इज कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट. किसी एक पर्टिकुलर गैस के लिए इसकी वैल्यू फिक्स होगी और जैसे ही हमारा जो गैस है वो चेंज होगी, इसकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी. बट R bar इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. इसकी वैल्यू हर एक गैसेस के लिए फिक्स होगी एंड दैट वैल्यू इज 8.314 जूल पर मोल केल्विन. नाउ R कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, इट इज रिलेटेड टू द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. कैसे? R is equals to R bar upon mu. Means characteristic gas constant is equals to universal gas constant divided by the mu, and mu is the molecular weight of the gas. मीन्स यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को हम जिस गैस के मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करेंगे उस गैस का कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट यहाँ पे हमें मिल जाएगा. लाइक फॉर एयर, फॉर एग्जांपल फॉर एयर के लिए अगर हम लें तो R इज इक्वल टू R बार अपॉन म्यू. R बार की जो वैल्यू है वो तो फिक्स है 8.314, और अगर हम इसको एयर के मॉलिक्यूलर वेट जो कि 29 है तो उससे अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी 0.287 किलो जूल पर केजी केल्विन, दैट विल बी द कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट फॉर एयर. तो इसी तरह से किसी भी गैस का कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट हम निकाल सकते हैं बाय डिवाइडिंग
the universal gas constant to the molecular weight of that gas. तो जिस गैस के मॉलिक्यूलर वेट से हम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को डिवाइड कर देंगे, उस गैस का कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट हमें मिल जाएगा। नाउ मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट इज m अपॉन n। मॉलिक्यूलर वेट इज m अपॉन n। तो ये क्या होता है? मास ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि एक मोल में उस गैस के कितना उसका मास है, चाहे वो ग्राम में हो या फिर किलोग्राम में हो। तो अगर ग्राम में ले रहे हैं तो एक मोल में देखेंगे, और किलोग्राम में देख रहे हैं तो एक किलो मोल में देखेंगे। तो म्यू की जो यूनिट है वो हो जाती है ग्राम पर मोल या फिर केजी पर किलो मोल, किलोग्राम पर किलो मोल। तो दैट इज द मॉलिक्यूलर वेट। अब देखो इस इक्वेशन से अगर मैं n को LHS में ले जाता हूं और म्यू को RHS में लेके आता हूं, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? n इज इक्वल टू m अपॉन म्यू। n इज इक्वल टू m अपॉन म्यू। अब इस n की वैल्यू m अपॉन म्यू को अगर मैं इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करता हूं, तो n की जगह पे आ जाएंगे m अपॉन म्यू, और r बार अपॉन म्यू क्या बन जाएगा? r। तो m r t। तो इस इक्वेशन से ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। उसी तरह से इस इक्वेशन से ये वाली इक्वेशन को भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोनों इक्वेशन बिल्कुल सेम है, दोनों इक्वेशन आपस में कन्वर्टेबल भी है। तो these are the two forms of ideal gas equation जो हमारे थर्मोडायनेमिक साइकिल्स में बहुत ज्यादा यूज होती है, स्पेशली एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स। Now we will discuss about some processes. First, constant pressure process और isobaric process. यहाँ पे एक PV डायग्राम पे मैंने constant pressure process यानी कि isobaric process को ड्रॉ कर लिया है। और इस प्रोसेस में अगर हम आइडियल गैस इक्वेशन देखें तो PV = mRT होगी। इस इक्वेशन में चूंकि प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है, तो m और r तो पहले से ही इसमें कांस्टेंट ही है। तो mr कांस्टेंट, p कांस्टेंट, यानी कि v वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। V is directly proportional to temperature। इस इक्वेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, V1 upon V2 is equals to T1 upon T2। नॉन फ्लो वर्क कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए क्या होता है? PdV से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा PV2 minus V1, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए P फिक्स है, P कांस्टेंट है, तो P इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा और dV का हो जाएगा V2 minus V1। फ्लो वर्क क्या होगा? माइनस VdP। तो dP चूंकि जीरो है, यहाँ पे चेंज इन प्रेशर, dP क्या है? चेंज इन प्रेशर। चेंज इन प्रेशर इज जीरो इन कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, तो फ्लो वर्क फॉर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस क्या हो जाएगा? जीरो। नाउ हीट ट्रांसफर फॉर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस कितना होगा? mCp T2 minus T1। फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, दिस इज द फाइनल इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज द फाइनल पॉइंट। तो इस पॉइंट का जो टेम्परेचर होगा दैट इज फाइनल टेम्परेचर, और इस पॉइंट का जो टेम्परेचर होगा दैट इज इनिशियल टेम्परेचर। तो क्या होगा? हीट ट्रांसफर mCp फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो ये कुछ इक्वेशंस हैं जो आइसोबैरिक प्रोसेस यानी कि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में यूज होती है। पॉलीट्रोपिक इंडेक्स स्मॉल n से ही इसको भी डिनोट करते हैं, और स्मॉल n से ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी नंबर ऑफ मॉल्स को भी डिनोट करते हैं। तो जो पॉलीट्रोपिक इंडेक्स स्मॉल n है वो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए 0 होता है। तो दिस इज अबाउट द कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। नाउ नेक्स्ट इज कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। यहाँ इस PV डायग्राम पे मैंने कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस को ड्रा कर लिया है, जिसमें के कांस्टेंट वॉल्यूम में जो वॉल्यूम है 1 पॉइंट का और 2 पॉइंट का वो कांस्टेंट है, इसको हमने V मान लिया, V इज कांस्टेंट। नो आइडियल गैस इक्वेशन क्या हो जाएगी? PV = mRT। ठीक है, m और r तो पहले से कांस्टेंट थे। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए V कांस्टेंट होगा तो दिस टाइम क्या होगा? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। प्रेशर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं? P1 upon P2 is equal to T1 upon T2। नाउ नॉन फ्लो वर्क अगर हम देखें, नॉन फ्लो वर्क W is equal to PdV। नाउ dV for constant volume process is 0 because dV is change in volume and change in volume for constant volume process is 0। तो नॉन फ्लो वर्क फॉर constant volume process क्या हो जाएगा? 0। एंड फ्लो वर्क माइनस VdP, V क्योंकि कांस्टेंट है तो V बाहर आ जाएगा, और माइनस dP का हो जाएगा P2 minus V1। माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा P1 minus P2। तो फ्लो वर्क फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस इज V P1 minus P2 and non-flow work for constant volume process is 0। Now heat transfer will be mCV। CV is specific heat at constant volume। तो heat transfer क्या हो जाएगा? Q is equals to mCV T2 minus T1 यानी कि फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। पॉलीट्रोपिक इंडेक्स कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए n is equals to कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाता है, क्योंकि इसमें जो पॉलीट्रोपिक इंडेक्स n है वो इनफाइनाइट, क्योंकि इसका जो स्लोप है वो वर्टिकल एक्सिस के बराबर हो जाता है, और कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में जो स्लोप है उसका हॉरिजॉन्टल एक्सिस के बराबर हो जाता है। इसलिए पॉलीट्रोपिक इंडेक्स वहां पे 0 है और यहाँ पे इन्फिनिटी है। नाउ आइसोथर्मल और कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस।
तो इसके लिए जब हम आइडियल गैस इक्वेशन लिखेंगे तो हो जाएगी PV इज इक्वल टू MRT। PV इज इक्वल टू MRT। अब यहाँ पे देखिए M और R तो पहले से ही कांस्टेंट हैं, M और R पहले से ही कांस्टेंट है। तो अगर कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस के लिए T भी कांस्टेंट हो गया तो यानी कि पूरी की पूरी जो RHS की टर्म है वो कांस्टेंट हो जाती है। तो अगर पूरी की पूरी जो टर्म है वो RHS की कांस्टेंट हो जाएगी, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। नाउ PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो इस इक्वेशन को हम किस तरह से लिख सकते हैं, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ठीक है, तो नॉन फ्लो वर्क क्या हो जाएगा, नॉन फ्लो वर्क फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस W इज इक्वल टू PdV। नाउ अब यहाँ पे P कांस्टेंट नहीं है, प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, तो P इंटीग्रल से बाहर नहीं आ सकता। इसलिए हम क्या करेंगे, P को वॉल्यूम की टर्म में, इस इक्वेशन से वॉल्यूम की टर्म में कन्वर्ट करके C यानी कि कांस्टेंट अपॉन V लिखेंगे, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और dV अपॉन V का इंटीग्रल हो जाएगा ln V2 अपॉन V1। तो इस तरह से नॉन फ्लो वर्क के लिए क्या इक्वेशन आ जाएगी, P1 V1 ln V2 अपॉन V1। अब इस P1 V1 की जगह पे हम MRT भी लिख सकते हैं और V2 अपॉन V1 की जगह पे इस इक्वेशन से V2 अपॉन V1 की जगह पे P1 अपॉन P2 लिख सकते हैं। तो नॉन फ्लो वर्क फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस क्या हो जाएगा, MRT log बेस E यानी कि ln P1 अपॉन P2 या फिर V2 अपॉन V1। नाउ फ्लो वर्क क्या हो जाएगा, फ्लो वर्क को अगर हम माइनस VdP से कैलकुलेट करेंगे तो फ्लो वर्क की इक्वेशन भी एग्जैक्टली सेम आती है। सिर्फ कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस ही एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फ्लो वर्क और नॉन फ्लो वर्क दोनों बराबर होते हैं। तो फ्लो वर्क MRT ln P1 अपॉन P2 और नॉन फ्लो वर्क भी MRT ln P1 अपॉन P2, ये हो जाएगा आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। और हीट ट्रांसफर Q इज इक्वल टू, ये भी बिल्कुल सेम हो जाएगी, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस के लिए इंटरनल चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाता है। तो फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स Q इज इक्वल टू W प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी, क्योंकि चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस इज जीरो, दैट मींस Q इज इक्वल टू W हो जाएगा, वर्क के बराबर हो जाएगा हीट भी। ना पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स N इज इक्वल टू 1 है। पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स मतलब इसका जो स्लोप है वो N इज इक्वल टू 1 के रूप में आता है, मतलब इसका जो एरिया है वो प्रेशर एक्सिस पे भी और वॉल्यूम एक्सिस पे भी दोनों तरफ बराबर आता है। तो पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स N आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए कितना हो जाता है, 1। नाउ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए इक्वेशन यूज होती है P V टू द पावर N इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि P1 V1 टू द पावर N इज इक्वल टू P2 V2 टू द पावर N। नाउ नॉन फ्लो वर्क W इज इक्वल टू PdV। प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, प्रेशर इज ए फंक्शन ऑफ वॉल्यूम, और वो फंक्शन क्या है, ये इस इक्वेशन से हमें मिल जाएगा। तो इस इक्वेशन को P की जो वैल्यू है वो इस इक्वेशन में पुट करेंगे और इंटीग्रल करने के बाद ये आ जाएगा P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन N माइनस 1। नाउ P1 V1 की जगह पे MRT1 लिख सकते हैं, P2 V2 की जगह पे MRT2 लिख सकते हैं। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, MRT1 माइनस T2 अपॉन N माइनस 1। फ्लो वर्क की अगर हम बात करें माइनस VdP, तो ये हो जाएगा N टाइम्स द नॉन फ्लो वर्क, यानी कि N टाइम्स P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन N माइनस 1। नाउ फ्लो वर्क इज इक्वल टू N टाइम्स द नॉन फ्लो वर्क इन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस एक PV डायग्राम पे हमने यहाँ पे ड्रॉ भी किया सकता है। तो पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स N इज इक्वल टू, इसकी जो वैल्यू होती है वो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक हो जाती है। ना माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में जीरो भी आएगा, तो अगर जीरो होगा तो वो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हो जाएगा, 1 भी आएगा, 1 आएगा तो वो आइसोथर्मल प्रोसेस हो जाएगा, और इनफाइनाइट भी आएगा, और अगर इनफाइनाइट आएगा तो वो कांस्टेंट वॉल्यूम। तो दिस इज द पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। नाउ एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में जो इक्वेशन यूज होती है दैट इज P V टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो P1 V1 टू द पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 टू द पावर गामा, ये इक्वेशन को हम यूज करेंगे। नाउ नॉन फ्लो वर्क क्या होगा एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, एडियाबैटिक प्रोसेस होते क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस जिसमें कि हीट ट्रांसफर नहीं होता है, हीट का इंटरेक्शन नहीं होता है बिटवीन सिस्टम टू सराउंडिंग या सराउंडिंग टू सिस्टम, या फिर कह सकते हैं कि जो हीट है वो बाउंड्री को क्रॉस नहीं करती है एडियाबैटिक प्रोसेस। तो इसलिए यहाँ पे देखिए ये हीट ट्रांसफर कितना हो जाएगा एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, जीरो हो जाएगा, नीचे लिखा हुआ भी है। तो नॉन फ्लो वर्क W इज इक्वल टू PdV, बिल्कुल सेम जैसे पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए हमने देखा वैसे ही एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए भी इसको कर सकते हैं, बस चेंज सिर्फ इतना ही आएगा कि यहाँ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में N था और यहाँ पे गामा हो जाएगा। तो N की जगह पे गामा अगर हम पुट कर देंगे तो एडियाबैटिक प्रोसेस की इक्वेशन हमें मिल जाएगी, जैसे W इज इक्वल टू P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1। तो फ्लो वर्क के लिए गामा टाइम्स P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1। ठीक है, तो वैसे तो एडियाबैटिक प्रोसेस और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस भी फिजिकली अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बट मैथमेटिकली बस इतना ही डिफरेंस आता है
कि n की जगह पे गामा आ जाता है, बाकी सारी की सारी जो इक्वेशंस हैं वो बिल्कुल सेम रहती है। नाउ पॉलीट्रोपिक इंडेक्स n Cp अपॉन Cv के बराबर हो जाता है अगर, तो उसको हम गामा से डिनोट करते हैं, और वो जो प्रोसेस है वो पॉलीट्रोपिक से एडियाबैटिक। Now, if polytropic index n is equals to Cp upon Cv, then the process is converted from polytropic to adiabatic. So these are some processes and basic concepts about the thermodynamics which can be used to analyze the cycles, power plant cycles या फिर air standard cycle. Now, अब हम स्टार्ट करते हैं रिव्यू ऑफ पावर प्लांट साइकिल। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डीजल साइकिल। तो डीजल साइकिल इज एन एयर स्टैंडर्ड साइकिल। तो उसके लिए हमें पहले एयर स्टैंडर्ड अजम्पशंस को देखना पड़ेगा कि व्हाट आर द एयर स्टैंडर्ड अजम्पशंस क्या होते हैं। वर्किंग फ्लूइड सर्कुलेटिंग थ्रू आउट द साइकिल इज कंसीडर्ड एज एयर एंड बिहेव्स एज एन आइडियल गैस। ये है उसका पहला अजम्पशन एयर स्टैंडर्ड साइकिल में, कि जो वर्किंग फ्लूइड सर्कुलेट हो रहा है साइकिल में वो हम एयर मानेंगे उसको, और वो एक आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगा। स्पेसिफिक हीट ऑफ वर्किंग फ्लूइड रिमेन्स कांस्टेंट। जो वर्किंग फ्लूइड की जो स्पेसिफिक हीट्स हैं वो कांस्टेंट रहेंगी, टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं करेगी। यानी कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर Cp एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम Cv विल नॉट वेरी। ठीक है, तो क्या होगा, द प्रोसेस नेक्स्ट क्या है, द प्रोसेसेस अकरिंग विद इन द साइकिल आर इंटरनली रिवर्स। सारे के सारे जो प्रोसेस होंगे वो रिवर्सेबल होंगे, उसमें इंटरनल हीट लॉस नहीं होगा, कोई भी किसी भी तरह का हीट लॉस नहीं होगा, और उसके अंदर जो है वो फ्रिक्शन भी नहीं होगा विद इन द सिस्टम। Now, इसमें combustion processes in the engine is replaced by heat addition from an external. Means हम इसमें ये नहीं मानते हैं कि ये एक इसमें combustion process हो रहा है, बल्कि ये मानते हैं कि external किसी source से हम heat को transfer कर रहे हैं। और वैसे ही heat rejection को भी, तो heat rejection भी हम यही मानते हैं कि constant temperature sink में हम heat को reject करते हैं। So these are the assumptions of air standard cycle. Now let's discuss the diesel cycle. diesel cycle में क्या है, diesel cycle में आपके चार प्रोसेस होते हैं। नंबर 1 2 प्रोसेस, पीवी डायग्राम और टीएस डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ हो रखी है। पीवी डायग्राम पे जो डीजल साइकिल है वो है 1 2 प्रोसेस आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, 2 3 प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, 3 4 आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन एंड 4 1 कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। तो ये इसके पीवी और टीएस डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ हो रखे हैं। दिस इज 1 2 प्रोसेस आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, देन 2 3 प्रोसेस जिसमें कि कांस्टेंट प्रेशर पे हीट ऐड हो रही है, 3 4 प्रोसेस आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हो जाता है जिसमें वर्क मिलता है, एंड कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन हो जाता है, फिर कांस्टेंट वॉल्यूम में हीट को आउट कर दिया जाता है। दिस इज इसका, ये है इसका टीएस डायग्राम। तो दिस इज द पीवी एंड टीएस डायग्राम। डीजल साइकिल में जो हीट है वो कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड होती है। अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल यानी कि ऑटो साइकिल से इसको कंपेयर करें तो डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि डीजल साइकिल में कांस्टेंट प्रेशर पे हीट ऐड होती है, और ऑटो साइकिल में कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस पे यहाँ पे हीट ऐड होती है 2 3 प्रोसेस। इसकी एफिशिएंसी का डेरिवेशन देखते हैं। तो एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल इज हीट वर्क डन अपॉन हीट एड। नाउ वर्क डन इज हीट एडेड माइनस हीट रिजेक्टेड अपॉन हीट एडेड। परसेंटेज में देखें तो 100 से इसको मल्टीप्लाई करके इसकी परसेंटेज को निकाल लेते हैं। नाउ क्यू इन इज हीट एडेड, क्यू आउट इज हीट रिजेक्टेड। तो क्यू इन हीट एडेड क्या होगा, हीट एडेड कौन से प्रोसेस में है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में। तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए हीट एडेड कितना होता है, mCp फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, क्योंकि प्रोसेस 2 3 से हम उसको डिनोट कर रहे हैं। दैट मींस फाइनल टेम्परेचर इज T3 और इनिशियल टेम्परेचर इज T2। तो mCp T3 माइनस T2। क्यू आउट कौन से प्रोसेस में, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए mCv T4 माइनस T1। नाउ डिवाइडेड बाय क्यू इन mCp T3 माइनस T2। तो ये हो जाएगी डीजल साइकिल की एफिशिएंसी। अब यहाँ पे m सब में कैंसिल हो जाएगा। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 माइनस mCv T4 माइनस T1 अपॉन T3 माइनस T2। नाउ m से m कैंसिल हो जाएगा, और ये Cv को अगर हम नीचे लेके आएंगे तो ये हो जाएगा हमारा Cp अपॉन Cv, और Cp अपॉन Cv गामा होता है, तो Cv अपॉन Cv क्या हो जाएगा, 1 अपॉन गामा। तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन गामा हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए T2, T3 और T4 को भी T1 की टेम्परेचर की टर्म में ही कन्वर्ट कर लेंगे और यहाँ पे फिर पुट कर देंगे इक्वेशन। ठीक है, तो क्या करेंगे, T4, T3 और T2 को T1 की टेम्परेचर की टर्म में पुट कर लेंगे। नाउ T4 इज T1 R टू द पावर गामा माइनस 1 इंटू RC। RC क्या होता है यहाँ पे, कट ऑफ रेशियो।
मल्टीप्लाइड बाई आर सी अपॉन आर टू द पावर गामा माइनस वन। माइनस टी वन को ऐसे रखे रहने देंगे, यहाँ पे टी थ्री की वैल्यू पुट कर देंगे और यहाँ पे टी टू की वैल्यू पुट कर देंगे ना। अब ऊपर से टी वन कॉमन और नीचे से भी टी वन कॉमन, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनल इक्वेशन क्या बचेगी हमारी डीजल साइकिल की, वन माइनस वन अपॉन आर टू द पावर गामा माइनस वन आर सी टू द पावर गामा माइनस वन अपॉन गामा आर सी माइनस वन। तो दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल। तो इस वीडियो में अभी बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे अबाउट द ब्रेटन साइकिल और जूल साइकिल। थैंक यू।